तो 5 मैचेस की T20 है सीरीज तो खत्म हो चुकी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेकिन अब अगला असाइनमेंट है टीम इंडिया के लिए घर पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचेस का। उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और टेस्ट सीरीज का जो ऐलान हुआ है डिस्कशन करेंगे उदित भाई के साथ। स्वागत है इनका। थैंक यू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उदित भाई आपका। और टेस्ट स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उसमें डालेंगे वैसे नजर, लेकिन सबसे पहले अभी हम जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे सामने उस तरफ जरा मैच चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप वहाँ पे देखेंगे तो हम मैच चल रहा है, हमारे जो टीममेट्स हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं और पहले बैटिंग है उनकी। और अभी फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कि 14 नवंबर से होने वाली है शुरू। पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अब टेस्ट स्क्वाड दिखा देते हैं जिसमें ऋषभ पंत की वापसी हुई है। एक बड़ा हमारे लिए ये लम्हा है कि ऋषभ पंत एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं। और एक बार अब टेस्ट स्क्वाड पे डाल लेते हैं नजर कि क्या है टेस्ट स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का। तो ये देखिए उदित भाई आपको बताएंगे पूरा टेस्ट स्क्वाड। उदित भाई बताइए। देखिए, अब आने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए इंडिया की जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड एज अ वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं ओपनर्स, साई सुदर्शन मिडिल ऑर्डर में, देवदत्त पड्डीकल आरसीबी के स्टार, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप। इसमें चौंकाने वाला जो मुझे लगा है कि उन्होंने मोहम्मद शमी को इसमें शामिल नहीं किया है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि सेलेक्टर्स की क्या सोच है। वो शमी अपनी वीडियोस डाल करके सेलेक्टर्स को एक्सपोज कर रहे हैं कि उन्हें उनसे बिना पूछे उन्हें अनफिट डिक्लेयर कर देना और फिर इस चीज का बहाना लेकर के उन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल ना करना, ये दर्शाता है कि वो उन्हें साइड लाइन कर रहे हैं। तो अब ये जो मतलब ऐलान हुआ टीम का, ये तो हमने टीम के बारे में बात करी, मोहम्मद शमी के बारे में भी बताया आपको उदित ने। लेकिन ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रणजी में तो खेल रहे हैं मोहम्मद शमी और कमबैक तो तभी होगा जब आप उन्हें खिलाएंगे, मैचेस देंगे अंतर्राष्ट्रीय में। और उनकी तरफ देख भी नहीं रही है बीसीसीआई। जो चीफ सेलेक्टर्स हैं हमारे अजीत आगरकर और गौतम गंभीर जो हेड कोच है, उनका रुझान नहीं आ रहा है नजर। लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने 2023 में अपना खेला था WTC फाइनल, और उसके बाद से उनको इंजरी के चलते बाहर बैठना पड़ा था। लेकिन उन्होंने बाद में इंजरी से कमबैक किया और डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सेलेक्टर्स को क्या समझ नहीं आ रहा है, उनमें क्या नहीं है ऐसा दिख रहा, क्योंकि वो हमारे लिए एज अ ODI वर्ल्ड कप उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उन्होंने व्हाइट बॉल से दिखाया, रेड बॉल में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो क्यों हम उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है सेलेक्टर्स की, उस पर उन्हें सोचना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि घर में 3 टेस्ट मैचेस हैं। आपने पहले ही बताया था कि जब मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि जब सीना कंट्रीज आती है घर में तो चुनौती रहती है, हमें अपने बेस्ट प्लेइंग 11 बेस्ट क्रिकेट खेलना होता है। तो अब साउथ अफ्रीका अभी पाकिस्तान में है, वनडे सीरीज के बाद अब वो T20 सीरीज खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं उनकी ओर कि साउथ अफ्रीका आएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो विजेता हैं, तो किस लिहाज से आप देखते हैं कि ठीक है चुनौती पेश करेगी, लेकिन भारत में खेल रही है। तो हम सबको पता है कि एक अगर हम न्यूजीलैंड वाली वो 3-0 की हार को दरकिनार करते हैं तो ओवरऑल जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है भारत का घर पे, वो शानदार रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है, लेकिन हम क्यों ही कर दे दरकिनार वो 3-0 की हार। नहीं वो मतलब ठीक है, वो तो एक बड़ी हार थी, वो चुपती भी है। ये चीज हमें दर्शाती है कि अगर हमने इस तरह की कंट्रीज न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा भी मौका दिया तो वो हम पर हावी हो जाएंगे, और वो हुआ भी। वो इतना हावी हो गए कि हमें 3-0 से व्हाइट वॉश कर गए। तो इसलिए हमें उस चीज से उबरते हुए और सीख लेते हुए कि हमसे पुरानी क्या गलतियां हुई थी जो हमने अपने बेसिक्स पे वर्क नहीं किया, हमें यहाँ पर अपना बस वही चीज बेस्ट देनी है, 100% देनी है उसी चीज में। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो फोकस है वो किस चीज पे रहना चाहिए। हमारा फोकस हमारा फील्डिंग जोन हो सकता है, हमारा फोकस हमारा बैटिंग जोन हो सकता है, और हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो उन तीनों चीजों पर हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा, तभी हम ये मैचेस जीत सकते हैं। तो अभी आपने फील्डिंग का भी एक डिपार्टमेंट में बात करी उदित। तो फील्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी हम देख रहे हैं कि एशिया कप में कैचेस छूटे,
और अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी कुछ कैचेस भारत ने छोड़े। तो फील्डिंग का ये जो मतलब एक डिपार्टमेंट है, इसमें थोड़ी सी क्या बेहतरी और हो सकती है, क्योंकि बड़ी जो टीमें हैं, अभी जरूर हमने आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन आप बेहतर से बेहतर ही होना चाहते हैं। ये नहीं कि चैंपियन बन गए तो ठीक है यार, एक दो कैचेस छूटते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कैचेस फिर ऐसे छूटने लगे। देखिए, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो हमने इतना हाई सेट कर रखा है कि हम जब अब पिछली परफॉर्मेंसेस देखते हैं ना अपने फील्डिंग में, तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम इतनी ज़्यादा पुअर फील्डिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार हमने कैचेस छोड़े, इस चीज़ को चलो एक मैच हो गया, 2 मैच हो गए, लेकिन हमने पूरी सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में हमने ये करा है। लेकिन और जिसका खामियाजा भी हमें कई बार भुगतना पड़ा है। जब हमने इंग्लैंड में फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने इतने कैचेस छोड़े, चाहे किसी ने भी छोड़े हो, लेकिन वो चीज़ फिर हमें बैकफायर करी और हम पहला मैच 5 सेंचुरी के बावजूद हार गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, फील्डिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत अच्छा कैचेस पकड़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से मैच जीतते हैं। तो मैच जीते होगे, तो अगर कैच को अगर आप पकड़ोगे और सही तरह से अगर आप कैचेस को नहीं पकड़ोगे तो फिर मैच हाथ से निकल ही जाएगा। तो अब अगर बात करते हैं कि कौन कौन से होंगे वो की प्लेयर्स भारत की ओर से इस टेस्ट सीरीज में, आइए डाल लेते हैं उनकी प्लेयर्स पे नजर, जो इफेक्टफुल साबित हो सकते हैं, जो एक खतरा साबित कर सकते हैं भारत की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आइए डालते हैं की प्लेयर्स के ऊपर नजर। ये हैं की प्लेयर्स ऑफ द सीरीज। तो अब की प्लेयर्स के ऊपर जरा डालते हैं नजर। उदित भाई, ऋषभ पंत होने वाले हैं की प्लेयर। देखिए, अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, उनका हमें जानते हैं कि इंग्लैंड में उनके साथ क्या हुआ था, जिसके बाद वो इंजरी के बाद वो उन्होंने रेस्ट लिया और वो वापस से आए। इंडिया ए स्क्वाड में उनको मौका मिला और टेस्ट में जब साउथ अफ्रीका के साथ अनऑफिशियल टेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने प्रदर्शन भी किया अच्छा। और हम वही चाहेंगे कि वो इस सीरीज में भी अपना वही प्रदर्शन करें, अपने चुलबुलेपन से और अपने मस्तीखोर अंदाज से वो सबको हंसाते भी रहें, और साथ ही में उस तरह की तेज और तर्रार पारी खेलें जिससे पूरा और मुकाबले का रुख भी पलट सके। अभी खैर उदित भाई को जाना है, वहाँ पे उनकी थोड़ी सी फील्डिंग आ गई है, तो अभी हम थोड़ा सा क्लोज आउट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर सारा बात करते हैं। अभी उदित भाई को जाना पड़ा है, थोड़ा सा फील्डिंग आ गई है, लेकिन तो अभिमन्यु ईश्वरन को देखो यार, जैसा कि मैंने बात भी करी, तो उनको थोड़ा सा ना मतलब एक तरीके से नजरअंदाज किया गया है, उनसे एक तरीके से मुंह भी मोड़ा गया है, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन देखो यार स्क्वाड में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, या फिर हमने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी देखा कि वहां पे उनको मतलब स्क्वाड में रखा जाता था, लेकिन नहीं उतारा जाता था अंतिम 11 में। तो उस लिहाज से अब वो ना तो स्क्वाड का हिस्सा है और ना ही मतलब 11 में तो कहाँ ही उतरते थे। तो उस लिहाज से यार थोड़ा सा गलत भी इस्तेमाल, क्योंकि टैलेंट है भारत में इतना क्रिकेट को लेकर, लेकिन थोड़ा सा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो उदित भाई अभी वहाँ गए हैं, थोड़ा सा हमारा जो एक मैच चल रहा है टीममेट्स का, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खड़े हैं ना, बाइक भी आपको नजर आ रही होगी, तो अभी तो वहाँ पे गए, तो अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा क्लोज आउट करता हूँ, क्योंकि मैं भी उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हमें मैच जीतना है वैसे। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।